नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे राष्ट्रीय आय के PYQ। राष्ट्रीय आय को अंग्रेजी में नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। इसे प्रतीक के रूप में NI भी लिखा जाता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? KN राज, VKRV राव, दादाभाई नौरोजी, PC मालनोबिस। दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। इन्होंने सर्वप्रथम 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस संबंध में बताया। इन्होंने उस समय भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित रूप से लगभग 340 करोड़ रुपए बताई तथा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए मासिक थी। राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में NSO कार्यालय द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया MG रन्नाडे ने, सर W हंटर ने, RC दत्त ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो दोस्तों, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? DR गाडगिल, VKRV राव, मनमोहन सिंह, YV अलग। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना VKRV राव ने की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा, GDP, जनसंख्या, GNP। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, पीछे चर्चा में भी रही थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, GDP। हिंदू ग्रोथ रेट GDP से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से 1980 तक निम्न वृद्धि दर 3.5% के आसपास रही थी। इस संबंध में हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया गया था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1970 के दशक में प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया और कहा गया कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी भी चीज से संतोष करने की प्रवृत्ति अर्थात हिंदू परंपरा विकास के अनुकूल नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति के लिए जिम्मेदार जिस कारक को बताया उसे हिंदू परंपरा बताया और कम वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा। अगला प्रश्न, हिंदू संवृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किस संवृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट से है? ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद, B, जनसंख्या, C, खाद्यान्न, D, प्रति व्यक्ति आय। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। अगला प्रश्न, NSSO यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का गठन किस वर्ष हुआ? 1950, 1951, 1947, 1948। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1950। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? RBI, CSO, NSSO, ISI। RBI का फुल नेम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CSO का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSSO का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और ISI का है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? NSO। यह पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसके हिसाब से CS होगा, मगर वर्तमान में NSO करता है। सही ऑप्शन होगा NSO। दोस्तों, मई 2019 में NSSO प्लस CSO को मिलाकर किसका गठन कर दिया गया था? NSO का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद
यानी जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। उत्पादन विधि, ह्रासमान लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जीडीपी गणना करने की विधि है, कौन सी विधि है? उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ह्रासमान लागत विधि जीडीपी गणना की विधि नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न दर, असंगठित क्षेत्र। दोस्तों अल्प रोजगार राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या नहीं है, मुद्रास्फीति नहीं है, बचत का निम्न स्तर भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? 2004-05, 2001-02, 2007-08, 2011-12। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2011-12। अगला प्रश्न, भारत में नई जीडीपी श्रृंखला के आधार वर्ष को 2004-05 से किस वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया गया? तो दोस्तों 7-8, 8-9, 2010-11, 2011-12 कौन सा होगा? पिछला एक क्वेश्चन हमने यही किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2011-12। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमत का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमत का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। साधन लागत पर जीडीपी बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध आय, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान। तो बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी ऑन एफसी बराबर एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर या एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अगला प्रश्न, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ए, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर, बी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और उपादान जोड़कर, डी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय में बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास और कर घटा देते हैं और उपादान यानी सब्सिडीज जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? ए, घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से निवल उत्पादन आय, बी, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान, सी, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, डी, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान यानी सब्सिडी। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर है। ए, विदेश से प्राप्त संसाधन आय, बी, शुद्ध विदेशी निवेश, सी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति आय, डी, सकल विदेशी निवेश। तो दोस्तों सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी विदेश से प्राप्त शुद्ध संपत्ति या आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद के अंतर के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य माप, बी खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, सी निर्यात का मूल्यमापन, डी भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन और डी दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो ए और डी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के आंकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दूतावासों में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी हैं। भारत में अवस्थित WHO, विश्व बैंक, यूएनओ आदि के कार्यालय में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं। भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। दोस्तों कौन से सही हैं? तो सही ऑप्शन होगा भारतीय दूतावास में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी हैं, केवल ऑप्शन एक। तो सही उत्तर होगा ए, केवल एक। अगला प्रश्न, एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट के संतुलन स्तर के ऊपर सरकारी अधिशेष का प्रभाव वास्तविक रूप से उतना ही है जितना कि निवेश में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, बचत में वृद्धि, बचत में ह्रास। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निवेश में वृद्धि। अगला प्रश्न, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंत्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंत्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को कहते हैं, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर। अगला प्रश्न, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि ए औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, बी कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, सी निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, डी निर्यात की अपेक्षा आयात में तेजी होती है। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर सकल घरेलू उत्पाद के पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक हो जाता है? ए मंदी अंतराल, बी मुद्रास्फीति अंतराल, सी आय गुणक, डी आभ्यंतरिक स्थिरक। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति अंतराल। अगला प्रश्न, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। प्रति व्यक्ति आय पीसीआई क्या होगी? कुल राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम बट्टे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, यानी कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। अगला प्रश्न, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है जनसंख्या वृद्धि दर का, मूल्य स्तर की वृद्धि दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, वेतन वृद्धि की दर का। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बराबर है? ए व्यक्तिगत आय माइनस परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क, अर्थदंड इत्यादि, बी निजी आय माइनस निजी कंपनी क्षेत्रों की बचत माइनस कंपनी कर, सी निजी आय माइनस कर, डी परिवारों का कुल व्यय माइनस आयकर माइनस प्राप्त उपहार। तो दोस्तों व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होती है व्यक्तिगत आय माइनस परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क, अर्थदंड इत्यादि। तो सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
पिछले 60 वर्षों में समय के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ कुल उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों का अंश घटता रहा, क्योंकि लोग खाद्य पदार्थों का क्रय कम करते हैं। लोग अपने खाद्य पदार्थों में गैर खाद्यान्य मदों को अधिक पसंद करते हैं। सी, खाद्य आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम नहीं है। डी, समय के साथ जनसंख्या में गरीबी का प्रतिशत बढ़ा है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, खाद्य व्यय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम रही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि एक देश को इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि का अनुभव हो रहा है तो उसकी जीडीपी अवश्य रूप से बढ़ रही होगी। यदि देश ऋणात्मक स्फीति का अनुभव कर रहा है तो उसकी जीडीपी घट रही होगी। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा एक, यानी केवल एक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? किसकी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिए। इकोनॉमिक के डाटा हैं वो चेंज होते रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सबसे कम आय बिहार की है, 43,605 रुपये। अगला प्रश्न, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, प्रगामी व्यक्ति से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कॉम्बिनेट विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। अगला प्रश्न, निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? ए, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं। बी, कीमतों की तुलना में लाभ कम है। सी, लाभ की तुलना में कीमतें कम है। डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अगला प्रश्न, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? खाना, बांध, मुद्रापूर्ति, पशुधन। तो दोस्तों, राष्ट्र की संपदा में मुद्रापूर्ति को शामिल नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ए, मंदी अंतराल। बी, मुद्रास्फीति अंतराल। सी, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। डी, आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, मंदी अंतराल। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो उसे मंदी अंतराल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना सामान्य कीमतों पर विभिन्न वर्गों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। बी, संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद वह संभावित सकल घरेलू उत्पादन है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में करती है। सी, सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अनुपात है। सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना सामान्य कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पाद के मूल्यांकन के आधार पर नहीं की जाती। ऑप्शन ए गलत है और इसमें क्या पूछ रखा है? कौन सा सही नहीं है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर की जाती है। बाकी के बी, सी, डी ये क्या है? सही कथन है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय के इतने ही PYQ थे। यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। आगे आने वाले वीडियो में नए टॉपिक के PYQ आ रहे हैं, उसे भी अवश्य देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।